क्लास 8th साइंस चैप्टर 13 साउंड। टॉपिक ह्यूमन ईयर। हमने ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ा बेटा, तो मैं इस क्लास में तुम्हें ह्यूमन ईयर बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको पेपर में बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, और उन सब पार्ट्स के नाम प्लस उनके क्या क्या फंक्शन है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाहर से हम जो देखते हैं वो इस तरह से हमारा दिखाई देता है। फिर ये अंदर का पार्ट है, ये अंदर ये ईयर कैनाल, इससे हमारा साउंड जो है वो अंदर ट्रेवल होगा। ये जो आउटर पार्ट है जो हमारा बाहर से दिखाई देगा, इसको पिन्ना कहते हैं। पिन्ना, PINNA, पिन्ना, ये वाला पोर्शन। इसके बाद ये जो यहां से यहां तक जो ट्यूब दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल और ईयर कैनाल। ये और इसके लास्ट में जहां ये खत्म होते हैं एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम और इसे कहते हैं ट्रम्फेटिक फुल स्क्रीन नहीं दिख रही। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखो बाहर अभी हमने सिर्फ यही पोर्शन किया है। बाहर जो कान आपका दिखाई देता है ये पिन्ना, ये ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल, और इसके बाद ये जो लास्ट में मेम्ब्रेन है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? इसके बाद यहां होता क्या है कि ये साउंड को कलेक्ट करता है। पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड एंड दिस साउंड रीचेस टू ईयर ड्रम थ्रू द ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। वो जो साउंड वेव्स हैं ये ईयर उन्हें कलेक्ट करेगा और ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक पहुंच जाएंगे। और साउंड वेव्स में क्या है? वाइब्रेशंस हैं। तो उन वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करेगी। ईयर ड्रम वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द साउंड वेव, अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशंस इन द साउंड वेव। देन इधर उन वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई, बढ़ाना पड़ता है। मैग्नीफाई ज्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत हल्के वाइब्रेशंस है, तो उन वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करने के लिए, जैसे मान लो आपके फोन की आवाज कम है, आप अपने फोन को किसी बड़े स्पीकर से कनेक्ट कर देते तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो इस चीज को बढ़ाने को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ भी साउंड वेव्स को मैग्नीफाई किया जाता है। मैग्नीफाई करने के लिए 3 बोन्स यहाँ पे कनेक्टेड है। फर्स्ट बोन इस तरह की होगी, ये डंबल शेप्ड, जैसे डंबल आपने देखे होंगे, कुत्ते वाली हड्डी भी बोल सकते हैं, कुत्ते के लिए जो हड्डी डालते हैं वैसी शेप होती है ये। और इस बोन का नाम है हैमर। इस बोन का नाम है आपका हैमर। इसके बाद एक और बोन है आपके दांत जैसी, ये जैसे दांत है। और इसके बाद एक और बोन कनेक्ट है जैसे आपकी हथकड़ी होती है, इस तरह से। तो ये 3 बोन आपस में कनेक्ट है। इन वाइब्रेशन से पहले ये बोन वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करेगी। इसके वाइब्रेशन से ये इससे भी ज्यादा वाइब्रेट करेगी ये, यानी वाइब्रेशंस को ये और ज्यादा बढ़ा देगी।
और उन वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग ये वाइब्रेट करेगी और इन सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस को ये बढ़ा देगी। तो इस तरह से हैमर। सेकंड का नाम है एनविल और थर्ड इसका नाम है स्टीरअप। ये 3 बोन्स हैं। इनका काम क्या है? मैग्नीफाई, दे मैग्नीफाई दी वाइब्रेशंस, दे मैग्नीफाई दी वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करती हैं। क्लियर है? और उन वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करके उनके अकॉर्डिंग इसके बाद ये देखना है कि ये एक विंडो है। इस विंडो को ओवल विंडो बोलते हैं। ओवल विंडो, ओवल विंडो। इसमें लिक्विड है और इसकी शेप ऐसी है जैसे किसी स्नेल की गर्दन वर्दन काट दी हो, ऐसे। इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो समझो कि आप किसी डंडे को किसी लिक्विड में डाल के हिलाओगे तो वो वाइब्रेट करेगा। तो इन वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग ये ओवल विंडो के थ्रू ये वाइब्रेशंस को इसके अंदर सेंड करते हैं और यहाँ लिक्विड जो है ये वाइब्रेट करने लगता है अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड। और यहाँ पे इसका जो नाम है ये है कोचेलिया। ये क्या करता है? ये मैकेनिकल वेव्स को, जो वाइब्रेशन इसे मिले हैं, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? और यहां पे आपके पास फिर ये मैं यहां से ऐसे बना के दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ उसके बावजूद ऐसे। ये नर्व है, ऑडिटरी नर्व हम इसको बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व। तो ये ऑडिटरी जो नर्व है, जो ये गई है, ये नर्व, ये इसको यहीं मैं इसका नाम लिख देता हूं, ऑडिटरी नर्व। तो ये ऑडिटरी नर्व क्या करेगी? कैरी द सिग्नल, कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। ये इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाएगी और ब्रेन फिर आइडेंटिफाई करेगा कि क्या साउंड आया है। ध्यान से समझना कितने पार्ट्स हैं इसमें। इसमें सबसे पहले ये पिन्ना, सेकंड पे ऑडिटरी कैनाल, थर्ड पे ईयर ड्रम टिफेनिक मेम्ब्रेन, और इन्हीं तीनों को मिला के आउटर ईयर बनता है। ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं आउटर ईयर, और एक को बोलेंगे फिर आपका मिडल ईयर, और एक को बोलेंगे फिर इनर ईयर। तो ये तीनों तो आउटर ईयर फॉर्म करते हैं। ये जो तीनों हैमर, एनविल और स्टिरअप हैं, ये जो तीनों बोन हैं, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ये 3 बोन मिला के आपके मिडल ईयर बनाएंगी। ये 3 बोन मिडल ईयर। तो आउटर ईयर क्या करता है? आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है और मेम्ब्रेन उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेट करती है, और इनर ईयर को, मिडल ईयर को जो है ट्रांसफर कर देती है। मिडल ईयर उनको क्या करता है? मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाई वाइब्रेशंस को, और कोचिलिया को ट्रांसफर कर देता है। कोचिलिया मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को सेंड कर देती है। तो ये जो पोर्शन है इनर ईयर में ये आ गया आपका ओवल विंडो, कोचिलिया और नर्व। इसके साथ साथ यहां एक ये जो पोर्शन है, ये ऐसे करके
ये पोर्शन, ये कनेक्टेड होता है, ये पोर्शन, ये होलो है, ये कनेक्टेड है, इसे स्टिचियन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब है एक, कहाँ तक जाती है, इसका नाम क्या है, स्टिचियन ट्यूब। ये ट्यूब कनेक्ट करती है हमारे थ्रोट को, ईयर को और आई को। आपने देखा होगा कि आप कई बार कान में दवाई डालते हो तो मुंह में भी स्वाद आ जाता है उसका, तो उस ये यहाँ से ये कनेक्टेड है हमारा पोर्शन, जो तीनों जगह कनेक्ट करता है। ये क्लियर है। आउटर ईयर, कैनाल, ईयर ड्रम, 3 हड्डियां, 1 2 3, फिर ये कोचिलिया जिसका ये स्नेल की तरह माउथ कटा हुआ है, इसको ओवल विंडो बोल दिया, और ये एक सूखी झाड़ी जैसी सी पड़ी है तो इसको ऑडिटरी नर्व कहेंगे, ये मैसेज को कैरी करेगी। और ये ओस्टिचियन ट्यूब जो कनेक्ट करेगी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पार्ट्स हैं। उनको पार्ट याद रखने और उनके फंक्शन आपको याद रखने हैं। हैमर, एनविल और स्टिरअप, 3 ये बोन है जो मैग्नीफाई करती हैं। इसके आगे हमारा टॉपिक है बुक से, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशंस। हमने ये तो पढ़ा, वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन रैपिड टू एंड फ्रो मोशन है। तो इसमें एम्पलीट्यूड हम किसे कहेंगे, टाइम पीरियड से क्या मीनिंग है, और आपका फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, ये अब हम पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। To and fro motion is called vibration. This motion is also called oscillatory motion. Oscillations, to and fro motion को oscillatory motion भी कहते हैं। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called frequency. एक सेकंड में जितनी oscillations होती हैं उन्हें frequency ऑफ दी ऑसिलेशंस हम कहेंगे। जैसे कि एक सेकंड में मैं ये पेन 5 बार आगे और 5 बार पीछे ले जाऊं तो 5 साइकिल कंप्लीट करूंगा तो ऑसिलेशन इज 5 हर्ट्ज। फैन आपकी छत में जो लगा हुआ है वो एक सेकंड में सपोज 10 राउंड कंप्लीट करता है तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम इसकी एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट। जैसे डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में सेकंड मेजर किया जाता है। इट्स सिंबल इज एच जेड, हर्ट्ज, एच जेड। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, एच जेड, इसका मतलब है कि 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में एक ही ऑसिलेशन हुआ है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम ऑसिलेट करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। क्लियर है, 20 टाइम। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। हम कई बार ऑब्जेक्ट देख नहीं पाते लेकिन साउंड फिर भी हमें सुनाई देता है। हाउ इट इज पॉसिबल, दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are the two important properties of any sound. Can you differentiate sound on the basis of their amplitude and frequency? What is amplitude? जब कोई ऑब्जेक्ट ओसिलेट करती है, ओसिलेट मतलब वो अपनी मेन पोजीशन, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट यहाँ थी पहले, जैसे ये पेन है ये यहाँ है, कोई इसे एक बार आगे ले जाता है और एक बार पीछे ले जाता है, फिर आगे ले जाता है फिर पीछे, तो मेन पोजीशन ये थी, इससे ये आगे भी जा रहा है और इससे पीछे भी जा रहा है, तो इससे ये कितना आगे गया, जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। ऑसिलेशंस में दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं और इसी डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे हम।
इसमें देखना नीचे एक्टिविटी 13.11 में टेक ए मेटेलिक टम्बलर एंड ए टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, थर्माकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर। थर्माकोल बॉल को धागे से बांध के इस तरह से, या किसी धागे की बजाय आप इसको किसी बहुत बारीक तार से इसको बांध सकते हो। द थर्माकोल बॉल को इससे टच करोगे तो इसके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग थर्माकोल जो बॉल है वो भी वाइब्रेट करेगी, दूर जाएगी, लगेगी, दूर जाएगी, फिर पास लाओगे फिर दूर जाएगी। हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड, नाउ bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck hard? जब टम्बलर को ज्यादा हार्ड आप बीट करोगे तो साउंड लाउडर होगा। यस। Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. The displacement of the ball is measure of the amplitude of vibrations of the tumbler. एक्चुअली टच करने के बाद थर्माकोल बॉल अगर ज्यादा दूर जाती है तो समझ लो एम्पलीट्यूड ज्यादा, और कम दूर जा रही है तो एम्पलीट्यूड कम है। जब ज्यादा दूर जाएगी तो साउंड जो है वो ज्यादा हार्ड, ज्यादा लाउड होगा। इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड ज्यादा लाउड होगा। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन लिटिल हार्डर. Compare the amplitude of the vibration of the tumbler in the two cases. In which case the amplitude is larger? Loud sound. Louder sound. In case of louder sound. तो आप ये रिलेशन याद रखना कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस ऑफ द साउंड. Loudness of sound is directly proportional to amplitude. ये तुमने मैथ में अभी चैप्टर चल रहा है प्रोपोर्शनलिटी का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। एक अगर कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सरसाइज 13.1 मैथमेटिक्स 8th क्लास में जो चल रहा है, तो लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। क्लियर है? लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाता है, लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4, लाउडनेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां लिखता हूं, लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो लाउडनेस उसका 2 स्क्वायर 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड अगर डबल होगा तो लाउडनेस होगा 2 का स्क्वायर यानी 4। एम्पलीट्यूड अगर 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो लाउडनेस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ये याद रखना, एम्पलीट्यूड को अगर 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो लाउडनेस 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरह से रिलेशन है, लाउडनेस is proportional to square of the amplitude. The loudness is expressed in a unit called decibel. Loudness को decibel में मेजर किया जाता है। साउंड कितने डेसिबल का है? The following table gives some idea of the loudness of the sound coming from various sources. नॉर्मल ब्रीदिंग, जब हम ब्रीद करते हैं तो उसका जो साउंड है 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर, धीरे से आप किसी के कान में बोलते हो बहुत धीरे से 5 मीटर के डिस्टेंस पे 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। अबव 80 डेसिबल नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल से अगर ज्यादा साउंड होगा तो नॉइज जो है वो आपको फिजिकली परेशान करेगी, इरिटेशंस। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स on its amplitude. When the amplitude of the vibration is large, when amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, sound produced is feeble. Feeble मतलब धीमा. Compare the sound of a baby with that an adult. एक छोटे बच्चे के साउंड को एक बड़े इंसान के साउंड से कंपेयर करो. Is there any difference? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let's see how. I wonder why my voice is different from that of my teacher.
द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड डिटरमाइंस द श्रिलनेस, कितना तीखा है साउंड, उसकी पिच क्या है। जैसे आपने देखा होगा कईयों का साउंड हार्ड मोटा होता है और कईयों की तीखी आवाज होती है, उस तीखी आवाज को ही श्रिलनेस पिच कहते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हायर, वी से दैट साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हायर पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो, साउंड इज लोअर पिच। फॉर एग्जाम्पल ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी, ड्रम का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मेम्ब्रेन ज्यादा आगे पीछे होगी, साउंड बहुत दूर तक जाएगा, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। सोचो कि अगर ये ड्रम बहुत आगे पीछे मूव कर रही है इसकी मेम्ब्रेन, तो एक सेकंड में ये जो कंप्लीट करेगा साइकिल वो कम करेगा। मान लो ये पेन है, एक पेन ये इधर और इधर जा रहा है ऐसे, और दूसरा पेन जो बस इधर 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 ऐसे जा रहा है, यानी ये कम डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये ज्यादा। तो जनरल सेंस में हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, इसका एम्पलीट्यूड कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा, उसकी श्रिलनेस ज्यादा, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी लाउडनेस ज्यादा है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। देयर इज प्रोड्यूसेस, अब देयरफॉर ड्रम लो फ्रीक्वेंसी है इसलिए लो श्रिल साउंड ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड ए विसल, सीटी जब बजाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई होगी और हाई फ्रीक्वेंसी होने से हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। ए बर्ड मेक हाई पिच, बर्ड की पिच ज्यादा होती है साउंड, वेयर इज लॉयन मेक्स ए लाउड पिच रोर, उसकी लो पिच होती है लॉयन की। हाउएवर द रो ऑफ लॉयन इज वेरी लाउड व्हाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। तो लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन नहीं है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, और पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप वायलिन बजाओ, गिटार बजाओ तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाउडनेस कम है। ड्रम की लाउडनेस ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। ये एग्जांपल्स याद रखना इस तरह से। एवरी डे यू हियर ए वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस in their voices? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of adult? Yes, frequency of voice of a child is higher than that of adult. Yes, usually the voice of woman has higher frequency, woman high frequency sound होता है than the man। woman की frequency, girls की frequency जो है वो ज्यादा होती है, जबकि बॉयज मैन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। एम्पलीट्यूड अपोजिट है, गर्ल्स का एम्पलीट्यूड जनरली कम है और बॉयज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, देखो अगर मैं इस पेन को दो बार आगे पीछे घुमाऊं, एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे, तो इस पेन की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। लेकिन मैं अगर इसे 20 टाइम इतनी स्पीड से वाइब्रेट करूं कि एक सेकंड में ये 20 वाइब्रेशंस पूरे कर ले, तो इसकी साउंड आपको सुनाई देगी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, 20 वाइब्रेशन पर सेकंड यानी 20 हर्ट्ज, तो हमें साउंड सुनाई देने लगेगी। इससे कम साउंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। इससे कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम सुनाई नहीं सुन सकते। अब 20 से हमें सुनाई देना शुरू कर जाती है, और कहां तक सुनाई देती है, 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड यानी 20 किलो हर्ट्ज। इसको हम 20,000 हर्ट्ज भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट, यही पेन अगर एक सेकंड में 20,000 20,000 बार वाइब्रेट करेगा तो हमें सुनाई देगा। 20 से 20,000 तक का वाइब्रेशंस का साउंड हमें सुनाई देगा। लेकिन ये अगर एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है तो इसके वाइब्रेशंस को के बीच का जो गैप है वो इतना कम हो जाएगा कि हमारे ईयर उसे सेंस नहीं कर पाएंगे और हमें वो साउंड सुनाई ही नहीं देगा।
ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस का कोई फर्क नहीं है। बच्चे सोचते फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आवाज का लाउडनेस बढ़ रही है, लाउडनेस नहीं, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे था। हमें 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड सुनाई देते हैं। तो हमारी जो रेंज है, अगर हम कहें और नॉट ऑडिबल अबव, मोर देन, हायर देन 20,000 आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। इसलिए अगर हम कहें ह्यूमन ईयर्स के लिए रेंज जो है हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज हमारी रेंज है। इसके बीच की फ्रीक्वेंसी को ही हम सुन सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, सम एनिमल कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। डॉग्स have this ability. The police use high frequency whistles which dog can hear but human cannot. पुलिस ऐसे विसल्स यूज करती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, जिसे उनके डॉग्स तो सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for the investigating and tracing many medical problems. अल्ट्रासाउंड आप कराते हो, पेट का बीमार हो गए, किडनी विडनी लीवर वीवर कोई दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड इसी हाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसमें क्या है कि मैनी मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट द फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 किलो हर्ट्ज। से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को बॉडी पे भेजा जाता है और वो रिफ्लेक्ट होके जब आती है तो इमेजेस जहां से वो रिफ्लेक्ट होके आए वहां की इमेजेस फॉर्म हो जाती है स्क्रीन पे। तो इस तरह से हम इन फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो 20 हर्ट्ज से लो फ्रीक्वेंसी के साउंड यूज करते हैं। राइनासोर्स, वेल्स, वो 20,000 से 5 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड पे बातें कर सकती है। हमें उनकी बातें सुनाई नहीं देंगी और वो आपस में बातें करती रहेंगी। तो जो है कुछ एनिमल अलग अलग, अच्छा छोटे बच्चे वो भी लो फ्रीक्वेंसी पे जो है सेंसिबल होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड को वो सुन लेते हैं। नॉइज एंड म्यूजिक, वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, क्या साउंड हमेशा अच्छा महसूस करते हैं जो हम सुनाई देते हैं? नहीं, कभी कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई साउंड अच्छा नहीं लगता। डज ए साउंड समटाइम कोज डिकम्फर्ट टू यू, सम साउंड आर प्लीजेंट। डिकम्फर्ट मतलब परेशान करता है। कुछ साउंड तो प्लीजेंट, बड़े मजा आएगा सुनने में हमें, लेकिन कुछ प्लीजेंट नहीं होते। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां पे तुम्हारे पड़ोस में, आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? नहीं, बिल्कुल प्लीजिंग नहीं होता, अजीब अजीब से साउंड आते हैं। डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न्स ऑफ बसेस ट्रक्स? नो, सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। तो नॉइज की डेफिनेशन आपको लिखनी, अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। एग्जाम्पल क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना, हॉर्न ऑफ बसेस, ट्रक्स, साउंड कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स are unpleasant to hear. These are called noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? Noise. On the other hand, you enjoy sound from the musical instrument. Musical instrument के sound को सुनना तुम पसंद करते हो। Musical sound is one. Musical sound किसे कहेंगे? Which is pleasant to ear, जो हमारे ear को अच्छा लगे, सुनने में हमें पसंद आए। Sound produced by harmonium is a musical sound. The string of sitar also give out musical sound. But if a musical sound became too loud, would it remain melodious? No. अगर वो बहुत तेज हो जाएगा तो भी अनप्लीजेंट होगा, तो भी उसे हम नॉइज ही कहेंगे। तो नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं? अनप्लीजेंट साउंड का जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो उसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, आपने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर के अंदर अनप्लीजेंट गैसेस और पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना ही एयर पोल्यूशन कहलाता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड, यहां से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, और अनवांटेड जिसकी जरूरत नहीं थी, ऐसे साउंड जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। Presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Can you list some sources of noise pollution? जहां से शोर आता है उन सब का आप इसमें नाम लिख सकते हो। जैसे ऊपर हमने लिखा, कंस्ट्रक्शन साइट, ट्रक, गाड़ियों का हॉर्न,
Major cause of noise pollution are sound of vehicles, explosions including bursting of cracker, machine, loudspeaker, etc. What source in the home may lead to noise? घर में कौन सा सोर्स जो नॉइज क्रिएट करता है? टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियो हाई वॉल्यूम पे जो है नॉइज पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं. सम किचन सर रीजन करना है. Some kitchen appliances, desert cooler, air conditioners all contribute to noise pollution. ये सारे घर में noise pollution के source हैं. What are the harms of noise pollution? Harms मतलब नुकसान. Noise pollution के नुकसान क्या क्या है? Do you know that presence of excessive noise in the surrounding, यहाँ से आप याद कर सकते हो, presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problem. बहुत सारी health related problem इससे होंगी. Lack of sleep, नींद कम आना, hypertension, high blood pressure जिसको बोलते हैं, anxiety and many more health disorders may be caused by the noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continues may get temporary or even permanent impairment of hearing. जो लगातार बहुत तेज साउंड सुनता है वो टेम्परेरी या परमानेंट वो सुनने की शक्ति को खो सकता है. मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कम कैसे करें? टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज. नॉइज के सोर्स को भी कम करना चाहिए. हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस सीलिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन. एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उनके चारों तरफ ऐसे डिवाइस लगाएं जिससे आवाज बाहर ना जा सके. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस. सीलिंग डिवाइसेस, साइलेंसिंग मतलब वो उसे पैक कर देंगे और उसकी आवाज को बाहर नहीं निकलने देंगे. हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया? जहां हम रहते हैं वहां नॉइज पोल्यूशन कैसे कम करें? ऑल नॉइज ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया. जितने भी नॉइजी ऑपरेशंस हैं, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, वो सब रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए. नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम. जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें आवाज होती है उन्हें भी रेजिडेंशियल एरिया से दूर सेट करना चाहिए. यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज. ऐसी जगह पे जहां लोग रहते हैं ऑटोमोबाइल हॉर्न को भी कम जो है यूज करना चाहिए. टीवी म्यूजिक सिस्टम कुड बी रन एट लो वॉल्यूम. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, thus reducing the harmful effect of noise pollution. पेड़ लगाने चाहिए रोड के किनारे, बिल्डिंगों के किनारे, ताकि वो साउंड को रोक सके जो आपके घर में आता है, और इस तरह से नॉइज पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है.